बाहर दिसंबर की बर्फीली हवा खिड़कियों से टकरा रही थी, लेकिन घर के अंदर का तापमान उस ठंड से कहीं ज्यादा जानलेवा था। सन्नाटा इतना गहरा कि दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े की तरह बज रही थी। सुमन की हथेलियां ठंडे फर्श पर रगड़ खाकर लाल हो चुकी थी, पर उसकी आंखों का पानी सूख चुका था। वो सिर्फ एक बहू नहीं थी, वो इस घर के अदृश्य मलबे के नीचे दबी एक रूह थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अगले चंद पलों में उसकी ननद के मुंह से निकला एक शब्द उसकी तकदीर की लकीरों को हमेशा के लिए बदलने वाला था। रसोई में दाल के उबलने की आवाज आ रही थी, जो सुमन के अंदर के उफान जैसी ही थी। वो घुटनों के बल बैठकर फर्श पर गिरे दूध को पोंछ रही थी। तभी ड्राइंग रूम से आती भारी आवाजों ने उसके कानों को भेद दिया। अरे छोड़ो भी राघव, ये कविता थी, उसकी ननद। उसकी आवाज में एक अजीब सी धार थी, जैसे रेशम में लिपटा हुआ खंजर। तुम्हारी बीवी से कुछ नहीं संभलेगा, वो सिर्फ घर के काम के लिए बनी है। सच कहूं तो उसका और इस घर की पुरानी नौकरानी विमला का स्टेटस बिल्कुल एक जैसा है, बस फर्क सिंदूर का है। सुमन का हाथ वहीं रुक गया। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसकी सांसें गले में अटक गई हों। राघव, उसका पति, वो इंसान जिसके लिए उसने अपने सपने, अपनी डिग्री, सब कुछ त्याग दिया था, वो क्या कहेगा? सुमन ने अपनी साड़ी के पल्लू को कसकर मुट्ठी में भींच लिया। एक सन्नाटा छाया रहा। राघव की चुप्पी कविता के शब्दों से ज्यादा चुभने वाली थी। चुप क्यों हो राघव? क्या गलत कहा मैंने? लफ्ज तो बहुत थे मेरे पास, पर अपनों की चुप्पी ने हरा दिया। जिस घर को मंदिर माना था, उसी ने पत्थर बना दिया। सुमन खड़ी हुई। उसके पैरों में एक अजीब सी कंपन थी। वो दबे पांव दरवाजे की ओट में आई। कमरे में राघव सिर झुकाए बैठा था। उसके हाथ में एक फाइल थी, शायद ऑफिस का तनाव या शायद कर्ज का बोझ। वो इतना उलझा हुआ था कि अपनी पत्नी के सम्मान के लिए खड़ा होना उसे एक और मुसीबत लग रहा था। कोने में 7 साल का आरव, सुमन का बेटा, अपनी ड्राइंग बुक लिए सहमा सा खड़ा था। बच्चों की आंखें सब समझती हैं। उसने अपनी बुआ यानी कविता को देखा, फिर अपने पिता को, और अंत में दरवाजे के पीछे छिपी अपनी मां की परछाई को। आरव की आंखों में वो डर था जो एक टूटे हुए कांच की तरह चुभता है। तभी कविता ने चाय की चुस्की ली। कप की प्लेट से टकराने की खनक पूरे कमरे में गूंज गई। राघव, अगर बिजनेस बचाना है तो तुम्हें वो डील साइन करनी होगी, और उसके लिए सुमन के गहने बेचने ही पड़ेंगे। वैसे भी घर में रहकर उसे हीरो की क्या जरूरत? सुमन नहीं मानेगी, राघव ने अंततः धीमी आवाज में कहा। मानेगी, कविता ने हंसते हुए कहा। नौकरानी को तनख्वाह नहीं, सिर्फ छत चाहिए होती है। उसे बता देंगे कि यही उसकी कीमत है। सुमन के अंदर कुछ टूट गया। नहीं, दिल नहीं टूटा था। इस बार उसका वो डर टूट गया था जिसने उसे जकड़ रखा था। उसने अपनी कलाई में हरी चूड़ियों की ओर देखा, वो शगुन जो अब बेड़ियों जैसा लग रहा था। अगर आप इस दर्द को महसूस कर पा रहे हैं तो समझिए कि ये वही पल है जहां से जिंदगी पलटती है। ठीक वैसे ही जैसे आप रवि मामा चैनल पर हर कहानी में एक नई उम्मीद ढूंढते हैं, एक लाइक उस हिम्मत के नाम जो अब सुमन जुटाने वाली थी। वो रसोई में वापस नहीं गई, वो सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ी। अंधेरे गलियारे में चलते हुए उसे लगा कि जैसे वो किसी और ही दुनिया में कदम रख रही है। कमरे में पुरानी लकड़ी की अलमारी की गंध थी। उसने अलमारी खोली। कपड़ों के नीचे सबसे नीचे एक फाइल दबी थी, उसकी MBA की डिग्री, धूल से सनी हुई। उसने पर से धूल हटाई। धूल का उड़ना ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा से बोझ उतर रहा हो। राख के नीचे भी अंगारे अक्सर जिंदा रहते हैं। वक्त आने पर यही अंगारे इतिहास बदलते हैं, जैसे तुम रवि मामा के साथ जुड़कर हर दिन आगे बढ़ते हो। रात के 2 बज चुके थे। घर शांत था। बालकनी में सुमन खड़ी थी। बारिश अब थम चुकी थी, बस पेड़ों से टपकते पानी की आवाज आ रही थी। तभी एक नन्हा हाथ उसकी साड़ी पर महसूस हुआ। आरव था। वो नींद में था, पर अपनी मां को ढूंढता हुआ आ गया था। मां, आप रो रही हो? उसने मासूमियत से पूछा। नहीं बेटा, सुमन ने जल्दी से आंसू पोंछकर घुटनों के बल बैठकर आरव को गले लगा लिया। नहीं, मैं रो नहीं रही, मैं बस जाग रही हूं। बुआ गंदी हैं, उन्होंने आपको वो गंदा शब्द बोला। सुमन ने आरव के माथे को चूमा और फुसफुसाई। शब्द गंदे नहीं होते बेटा, सोच गंदी होती है। और अब माँ उस सोच को बदलेगी। बदला नहीं लेगी, बस अपना कद इतना बड़ा करेगी कि उन्हें देखने के लिए सिर उठाना पड़े। ये एक 0 एग्जिट जोन था। सुमन जानती थी कि अगर आज उसने फैसला नहीं लिया
तो आरव भी उसे ताउम्र एक लाचार औरत के रूप में देखेगा। उसे अपने बेटे के लिए हीरो बनना था। अगली सुबह घर का नज़ारा कुछ और था। कविता सोफे पर पैर फैलाए बैठी थी, चाय का इंतजार कर रही थी। राघव अपनी घड़ी पहन रहा था। सुमन, चाय कहाँ है? कविता चिल्लाई। सुमन रसोई से बाहर आई, लेकिन उसके हाथ में चाय की ट्रे नहीं थी। वो तैयार थी, एक साधारण सी सूती साड़ी में, लेकिन उसका सिर ऊंचा था। उसके हाथ में एक फाइल थी और दूसरे हाथ में एक बैग। चाय गैस पर है, खुद ले लो दीदी, सुमन ने शांत स्वर में कहा। उसकी आवाज में वो कंपन नहीं था जो रात में था। राघव और कविता दोनों चौंक कर उसे देखने लगे। ये क्या तमीज है? कविता गुस्से से उठी। और ये फाइल लेकर कहां जा रही हो? नाटक बंद करो। सुमन दरवाजे तक पहुंची और रुकी। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न शिकायत, बस एक अजीब सा खालीपन था जो किसी तूफान के आने का संकेत था। नौकरी पर जा रही हूं ताकि इस घर को नौकरानी नहीं बल्कि एक कामकाजी औरत की कमाई मिल सके। कविता हंसी। तुम्हें नौकरी? कौन देगा तुम्हें नौकरी? 10 साल से चूल्हा चौका कर रही हो। सुमन ने जो जवाब दिया उसने कमरे की हवा को जमा दिया। वही जो हीरे की परख जौहरी से बेहतर जानता हो। और तभी सुमन के फोन पर एक मैसेज की बीप की आवाज आई। उसने स्क्रीन देखी और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसे देखकर कविता को पहली बार डर लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस मैसेज में किस कंपनी का नाम लिखा था। उस बीप की आवाज सिर्फ फोन की नहीं थी, वो एक नए युग की दस्तक थी। सुमन के फोन की स्क्रीन पर चमकता वो नाम उसकी 10 साल की तपस्या का परिणाम था। उसने दरवाजा खोला और बाहर की धूप में कदम रखा। पीछे छूट गए उस घर के ताने, वो गंध, वो घुटन। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। समाज की बेड़ियां और घर की जिम्मेदारियां दोनों उसके पैरों में जंजीर बनकर लिपटी थीं। उसे पता था कि सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए उसे नंगे पैर कांटों पर चलना होगा। अगले 6 महीने सुमन के लिए अग्नि परीक्षा जैसे थे। वो सुबह 5 बजे उठती, प्रेशर कुकर की सीटी बजने से पहले सबका खाना बनाती, फिर घंटों बसों में धक्के खाकर उस छोटे से स्टार्टअप ऑफिस पहुंचती जहां उसे जूनियर असिस्टेंट की नौकरी मिली थी। ऑफिस में लोग उसे आंटी कहकर बुलाते। नई उम्र के लड़के लड़कियां उसकी साधारण साड़ी और हिंदी मीडियम वाली अंग्रेजी का मजाक उड़ाते। लंच के समय वो कैंटीन के सबसे कोने वाली सीट पर बैठती, घर से लाए रूखी रोटी और अचार खाते हुए अपनी फाइलों में खोई रहती। लेकिन सुमन के पास एक ताकत थी, उसका अनुभव। जहां एमबीए के फ्रेशर्स बड़ी बातें करते, सुमन को पता था कि एक एक पैसा कैसे बचाया जाता है। घर के खर्च चलाने का हुनर उसे कंपनी के बजट को मैनेज करने में मदद कर रहा था। अरे सुमन जी, एक कलीग ने हंसते हुए कहा, आप ये सब रहने दीजिए, घर पर रोटियां ही अच्छी लगती हैं आपके हाथ में। सुमन ने पलकें नहीं झपकाईं। उसने बस मुस्कुराकर कहा, रोटी कमाने की कीमत पता हो तो रोटियां बनाने में शर्म नहीं आती। ठोकरे खाकर भी जो संभल जाए वही मुसाफिर है। कांच के टुकड़ों पर चलकर भी जो ना रुके वही माहिर है। जैसे तुम रवि मामा के परिवार में हर दिन नया हौसला पाते हो। एक शाम जब सुमन घर लौटी तो माहौल बेहद तनावपूर्ण था। राघव सिर पकड़े बैठा था। कविता फोन पर किसी पर चिल्ला रही थी, कैसे बाउंस हो गया चेक? राघव, तुमने कहा था पैसे का इंतजार है। मालूम पड़ा कि राघव का बिजनेस डूबने की कगार पर है। लेनदार दरवाजे पर खड़े थे। सुमन कमरे में दाखिल हुई। उसने अपना बैग रखा और चुपचाप पानी का गिलास राघव के सामने बढ़ाया। राघव ने गिलास झटक दिया। कांच टूटने की आवाज और पानी फर्श पर फैल गया। ये सब तुम्हारी वजह से है, राघव चिल्लाया। तुम दिन भर बाहर रहती हो, घर का कोई ध्यान नहीं। लोग बातें बनाते हैं कि राघव की बीवी को नौकरी करनी पड़ रही है। मेरी नाक कटवा दी तुमने। सुमन ने अपनी साड़ी के पल्लू से पानी पोंछना शुरू किया। वो कुछ नहीं बोली। छोड़ दो ये नौकरी, कविता ने हुक्म दिया। कल से घर पर रहोगी। हमें पैसों की जरूरत है, तुम्हारी वो 15,000 की चिल्लर की नहीं। हम पुश्तैनी जमीन बेच देंगे। सुमन रुकी। उसने राघव की आंखों में देखा। वहां लाचारी थी, पर अहंकार उससे बड़ा था। ये एक रियलाइजेशन मोमेंट था। वो समझ गई कि मदद करने के लिए भी उसे शक्तिशाली बनना होगा। कमजोर की मदद कोई स्वीकार नहीं करता। उस रात सुमन ने एक फैसला लिया। उसने नौकरी नहीं छोड़ी, उसने अपनी मेहनत दुगनी कर दी। दिन में ऑफिस और रात में फ्रीलांस कंसल्टिंग। आरव उसके पास बैठकर अपना होमवर्क करता और सुमन लैपटॉप पर अपनी प्रेजेंटेशन बनाती। लैपटॉप के कीबोर्ड की खटखट और बाहर के झिंगुरों की आवाज का एक अजीब सा तालमेल था। आरव ने धीरे से पूछा, माँ, आप कब तक जागोगी? सुमन ने उसकी आंखों में देखा। तब तक बेटा, जब तक हमारी सुबह असली सूरज के साथ नहीं होती। अगर आप भी अपनी जिंदगी में ऐसी ही किसी रात से गुजर रहे हैं तो याद रखना, अंधेरा सबसे गहरा सवेरे से ठीक पहले होता है। और एक सब्सक्राइब उस उम्मीद के नाम जो आप कभी नहीं छोड़ते।
समय का पहिया घूमा। 10 साल बीत गए। राघव और कविता की हालत अब और खस्ता हो चुकी थी। पुश्तैनी जमीन बिक चुकी थी, घर गिरवी था। कविता के चेहरे की वो चमक अब झुर्री और चिंता में बदल चुकी थी। राघव समय से पहले बूढ़ा दिखने लगा था। आज उनके लिए करो या मरो वाला दिन था। शहर की सबसे बड़ी कंपनी एसके ग्लोबल सॉल्यूशंस ने छोटी कंपनियों को टेक ओवर करने का ऑफर निकाला था। यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। अगर एसके ग्लोबल ने उनकी कंपनी खरीद ली तो वो कर्ज से बच जाएंगे। सुना है उस कंपनी की सीईओ बहुत सख्त है। राघव ने कांपते हाथों से अपनी टाई ठीक की। हमें बस उसे मनाना है राघव, कविता ने कहा, पर उसकी आवाज में अब वो पहले वाली अकड़ नहीं थी। किसी भी तरह पैर पकड़ लेंगे, लेकिन ये डील चाहिए। वो दोनों एसके ग्लोबल के आलीशान ऑफिस में पहुंचे। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें वेटिंग रूम में बिठाया। एसी की ठंडक उन्हें चुभ रही थी। वक्त का पासा कब पलट जाए खबर नहीं होती। कल जो धूल थे आज वो आंधी बन जाते हैं, और रवि मामा की कहानियों की तरह सच सामने आ ही जाता है। आधे घंटे बाद उन्हें अंदर बुलाया गया। कैबिन बहुत बड़ा था। पीछे की बड़ी कांच की दीवार से पूरा शहर दिखाई दे रहा था। सामने एक बड़ी रिवॉल्विंग चेयर थी जिसका रुख खिड़की की तरफ था। मैडम, राघव ने डरते हुए कहा, हम मेहता एंटरप्राइजेस से आए हैं। कुर्सी पर बैठी शख्सियत ने कोई जवाब नहीं दिया। कविता ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैडम प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमारा सब कुछ दांव पर लगा है, हमारा परिवार सड़क पर आ जाएगा। कुर्सी पर बैठी महिला ने अपने हाथ में पकड़े एक कांच के पेपर वेट को घुमाया। परिवार तो वो होता है जो साथ खड़ा रहे, है ना? राघव और कविता को वो आवाज जानी पहचानी लगी। उनके रोंगटे खड़े हो गए। कुर्सी धीरे धीरे घूमी। सामने सुमन बैठी थी, लेकिन ये वो सुमन नहीं थी। डिजाइनर साड़ी, आंखों में आत्मविश्वास का चश्मा और चेहरे पर एक ऐसी शांति जो तूफानों को झेलने के बाद आती है। राघव के मुंह से शब्द नहीं निकले। कविता का जबड़ा खुला का खुला रह गया। सुमन, कविता हकलाते हुए बोली। सुमन ने टेबल पर रखी फाइल को टैप किया। मिसेस कविता, यहां मैं सुमन नहीं, एसके ग्लोबल की सीईओ सुमन कश्यप हूं। और तभी उसने वो फाइल खोली जिसने उन्हें हिला दिया। उस फाइल के खुलने की आवाज उनके अतीत के दरवाजे बंद होने का संकेत थी। कैबिन में सन्नाटा इतना गहरा था कि एसी की हल्की हमिंग भी शोर लग रही थी। राघव और कविता अपनी ही नजरों में इतने गिर चुके थे कि उन्हें जमीन भी नसीब नहीं हो रही थी। सुमन, जो कभी उनके घर की चार दीवारी में कैद थी, आज उस कुर्सी पर बैठी थी जहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपनी ईमानदारी बेच दी थी। ये पल बदले का नहीं था, ये पल आईने का था। सुमन उठी। उसकी एड़ियों की आवाज कालीन पर दबी हुई थी, पर उसका प्रभाव भारी था। वो चलकर कविता के पास आई। कविता ने डर कर नजरें झुका ली। क्या हुआ दीदी? सुमन ने बेहद शांत स्वर में पूछा। आज नौकरानी के पास भीख मांगने आई हैं। कविता रो पड़ी। सुमन, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था। पता तो सब था, बस एहसास नहीं था। तुम्हें लगा था कि मेरे पंख काटने से मैं उड़ना भूल जाऊंगी, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि पंख काटने वाले को जमीन पर ही रहना पड़ता है, जबकि उड़ने वाला आसमान ढूंढ ही लेता है। राघव आगे बढ़ा। उसकी आंखों में पश्चाताप था। सुमन, मैं डरपोक था, मैं अपनी पत्नी का साथ नहीं दे पाया। सुमन ने हाथ उठाकर उसे रोका। राघव, माफी कमजोर लोग मांगते हैं और ताकतवर माफ करते हैं, लेकिन बिजनेस में ना माफी होती है ना दया। सुमन अपनी मेज पर वापस गई। उसने इंटरकॉम का बटन दबाया। सिक्योरिटी। कविता और राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या वो उन्हें अब धक्के मारकर बाहर निकाल देगी? गिराना उनका काम था, उठना मेरा धर्म। आज वक्त मेरा है तो क्यों रखूं कोई भ्रम। बस रवि मामा की सीख याद है, दिल बड़ा रखना हरदम। आरव को अंदर भेजो, सुमन ने इंटरकॉम पर कहा। दरवाजा खुला और एक 17 साल का स्मार्ट लड़का अंदर आया। ये आरव था, वही डरा हुआ बच्चा जो आज एक कॉन्फिडेंट यंग मैन बन चुका था। उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे। उसने अपने पिता और बुआ को देखा। उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, बस एक दूरी थी। माँ, लीगल टीम ने पेपर्स रेडी कर दिए हैं, आरव ने कहा। सुमन ने पेन उठाया। राघव, कविता, एसके ग्लोबल तुम्हारी कंपनी को टेक ओवर करेगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? जो कहोगी वो मानेंगे। राघव ने जल्दी से कहा। तुम्हारे घर की नीलामी रुक जाएगी, तुम्हारा कर्ज मैं चुका दूंगी। लेकिन सुमन ने उनकी आंखों में देखा। इस कंपनी का मैनेजमेंट आरव संभालेगा और तुम दोनों
तुम दोनों को अपनी ही कंपनी में कर्मचारी बनकर काम करना होगा। सैलरी मिले भी, इज्जत मिले भी, लेकिन मालिक होने का हक नहीं। ये बदला नहीं था, ये एक सुधार गृह था। सुमन उन्हें वो सिखाना चाहती थी जो वे कभी नहीं सीख पाए, मेहनत की कदर। कविता फफक कर रो पड़ी। तुमने हमें सड़क पर आने से बचा लिया सुमन, हम इसके लायक नहीं थे। सुमन ने गिलास पानी खुद भरकर कविता को दिया। 10 साल पहले इसी पानी के लिए उसे अपमानित किया गया था। दीदी पानी पीजिए। मैंने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं महान हूँ, मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं एक माँ हूँ। मैं आरब को ये नहीं सिखाना चाहती थी कि ताकत मिलने पर अपनों को कुचल दिया जाता है। मैं उसे सिखाना चाहती थी कि ताकत का असली मतलब है संरक्षण। उस कमरे का तापमान बदल गया। नफरत की ठंड पिघल चुकी थी। राघव ने सर झुकाकर कहा, तुम जीत गई सुमन, हर मायने में। सुमन खिड़की के पास गई और शहर को देखने लगी। शाम हो रही थी। शहर की बत्तियां किसी दिवाली के दियों की तरह जगमगा रही थी। उसने आरव के कंधे पर हाथ रखा। देखा बेटा, बदला लेने से सिर्फ दुश्मन मरता है, लेकिन माफ करके सुधारने से इंसानियत जिंदा रहती है। अगर आज की कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है तो एक लाइक उस जज्बे के लिए जो कभी हार नहीं मानता। और हाँ, रवि मामा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम सिर्फ कहानियां नहीं, रिश्ते बुनते हैं। सुमन ने पलटकर राघव और कविता से कहा, कल सुबह 9 बजे ऑफिस आ जाना, और हाँ, लेट मत होना। यहाँ नौकरानी नहीं, बॉस समय देखती है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, व्यंग्य की नहीं, विजय की। दोस्तों, सुमन ने उन्हें नौकरी देकर सही किया या उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए था? सही किया, गलत किया? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आप सुमन की जगह होते तो माफ करते? अगर इस कहानी ने आपकी किसी रात को हल्का किया हो तो एक लाइक जरूर करना और इसे उस इंसान तक भेजना जो आज अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है। याद रखिए, आपकी खामोशी आपकी कमजोरी नहीं, आपकी आने वाली दहाड़ की तैयारी है।